सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। स्कूल लेक्चरर 2013 के प्रश्न पत्र को, जिसको कि हमने पिछले वीडियो में हल किया था, 75 तक प्रश्न हम उस वीडियो में देख चुके हैं। 76 से लेकर अब आगे के जो प्रश्न हैं 150 तक, वो हम इस प्रश्न पत्र में देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 76वां प्रश्न है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। इस वाक्य का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो अच्छा लगने अर्थ में रुच धातु होती है और रुच अर्थानाम प्रियमाणः। ये सूत्र क्या विधान करता है कि जो प्रियमाण होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, उसमें संप्रदान हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो होगा बालकाय मोदकम रोचते। 77वां प्रश्न है, पुत्र के साथ पिता आया इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादो वर्तते। पुत्र के साथ पिता आया, तो इसमें साथ के अर्थ में यहाँ पर सह का प्रयोग होगा और सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति यहाँ पर होती है। तो पुत्र के साथ पिता आया, यहाँ पर जो आने वाला प्रधान है वो पिता है और किसके साथ आया? पुत्र के साथ। तो पुत्र हो जाएगा अप्रधान, तो पुत्र में तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो होगा पुत्रेण सह पिता आगच्छत। 78वां प्रश्न है, उसने 10 दिन में आरोग्य प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्यस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। इसमें संस्कृत अनुवाद क्या होगा सही उपयुक्त? तो होगा सह 10 दिनई आरोग्यम लब्धवान। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण राम से अधिक चतुर है। अस्य वाक्यस्य उचितः संस्कृतानुवाद अस्ति। इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो इसमें एक तो चतुर के उसमें योग में चतुर के अर्थ में पटु का प्रयोग होगा और कृष्ण राम से अधिक है, दो में तुलना हो रही है तो यहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त जिससे पटु है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? पंचमी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण राम से अधिक चतुर है। कृष्णः रामात् पटुतरः अस्ति। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 80वां प्रश्न है, शशिनः सह याति कौमुदी। अत्र रेखांकितस्य शुद्ध पदम भवति। यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसका शुद्ध पद क्या होगा? तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और जो तृतीय का पद होगा वो होगा शशिना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 81वां प्रश्न है, स आगत्य अहम गमिष्यामि। उपर्युक्त वाक्यस्य शुद्ध वाक्यम स्यात्। शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो उसके आने पर मैं जाऊंगा, ऐसा कहना चाहता है। तो ये जो सही संस्कृत अनुवाद यहाँ पर होगा वो होगा तस्मिन् आगते अहम गमिष्यामि। ऑप्शन नंबर 2। 82वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु शुद्धम रूपम चिनुत। इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है वो चुनना है। तो इयं मम पाठ्यपुस्तकम अस्ति, इदं मम पाठ्यपुस्तकम अस्ति, अयं मम पाठ्यपुस्तकम अस्ति और इमं मम पाठ्यपुस्तकम अस्ति। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पाठ्यपुस्तक के लिए नपुंसक लिंग का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा इदं मम पाठ्यपुस्तकम अस्ति। ऑप्शन नंबर 2। 83वां प्रश्न है, गच्छन्तं बालकं पश्य इत्यस्य वाक्यस्य स्त्रीलिंगे शुद्ध रूपम किम। स्त्रीलिंग में शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए गच्छन्तं बालकम, यहाँ पर जो ये पद है क्षत्रिय प्रत्यांत पद है, इसका पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है बालक के अनुसार। जब हम इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो शुद्ध क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्तीं बालिकां पश्य। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्धम वाक्यम वर्तते। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्रुद्ध के योग में आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए, क्रुद्ध के योग में होती है चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा रामः दुष्टाय क्रुध्यति। 85वां प्रश्न है, स्नानस्य पूर्वम न भुंजीत न धावेत भोजनस्य परम। रेखांकितयोः शुद्ध पदे भविष्यतः। रेखांकित के स्थान पर शुद्ध पद क्या होंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा स्नानात् पूर्वम न भुंजीत
न धावेत भोजनात् परम। यहाँ पर पूर्व और पर के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 86वां प्रश्न है त्वया वचांसी श्रोतव्यम रेखांकिते शुद्ध पदम स्यात्। शुद्ध पद क्या होगा श्रोतव्यम के स्थान पर? तो श्रोतव्यम के स्थान पर हो जाएगा वचांसी के अनुसार श्रोतव्यानि। इस प्रकार से 87वां प्रश्न है महद राजा अद्यैव गतः इत्यस्य शुद्ध वाक्यम स्यात्। यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो महद राजा जो पद है इसके स्थान पर यहाँ पर महाराज हो जाएगा, और जो सही वाक्य होगा वो होगा महाराजः अद्यैव गतः। ऑप्शन नंबर 2। 88वां प्रश्न है उदयनस्य वीणायाः नाम किम। उदयन की वीणा का क्या नाम था? स्वप्नवासवदत्तम में जो वीणा है उदयन की उसका क्या नाम था? ये प्रश्न पहले भी रिपीट हुआ है, किसी दूसरे प्रश्न पत्र में भी हमने इसको देखा है, तो निश्चित रूप से आपको आता होगा। उस वीणा का नाम था घोषवती। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलायाः मातु नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की माता का क्या नाम था? तो शकुंतला की माता का नाम था मेनका। 90वां प्रश्न है भगवत गीतानुसारेण स्थित प्रज्ञः कः उच्यते। भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ किसको कहा गया है? कौन स्थित प्रज्ञ होता है? तो स्थित प्रज्ञ होता है निष्काम कर्म योगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 91वां प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य मल्लिनाथ सूरी कृत टीकायाः नाम किम। किरातार्जुनीयम की मल्लिनाथ सूरी के द्वारा की गई टीका का क्या नाम है? तो हमने साहित्य के विषय में अध्ययन कर लिया है, जहाँ पर साहित्यिक ग्रंथों को हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने बात की थी कि मल्लिनाथ जो हैं उन्होंने प्रमुख साहित्यिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं, और उनकी जो टीकाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं, उनके विषय में नाम पूछे जाते हैं। तो किरातार्जुनीयम के विषय में भी हमने पढ़ा था। कौन सी टीका लिखी है मल्लिनाथ ने किरातार्जुनीयम पर? घंटापथ। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है शुकनाशोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते। शुकनाशोपदेश के अनुसार अहंकार का एक प्रबल कारण क्या होता है? तो गर्भैश्वर्यत्वम, जो अनर्थ की परंपरा बताई है शुकनाशोपदेश में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 93वां प्रश्न है कठोपनिषदि नचिकेता द्वितीय वर रूपेण किम लब्धवान। कठोपनिषद में नचिकेता द्वितीय वर के रूप में क्या प्राप्त करता है? द्वितीय वर के रूप में उसने क्या प्राप्त किया? तो द्वितीय रूप में उसने स्वर्गीय अग्नि का ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पर हो जाएगा अग्नि विद्या। 94वां प्रश्न है नीति शतके भर्तृहरेः भार्यायाः नाम किम। नीति शतक में भर्तृहरि की भार्या का नाम क्या था? तो भर्तृहरि की भार्या का नाम था पिंगला। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 95वां प्रश्न है स्वप्नवासवदत्तम नाटके विदूषकस्य नाम किम। स्वप्नवासवदत्तम नाटक में विदूषक का क्या नाम है? तो विदूषक का नाम है वसंतक। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 96वां प्रश्न है पुरुष सूक्तस्य ऋषि अस्ति। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? तो पुरुष सूक्त के ऋषि हैं नारायण। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। 97वां प्रश्न है ऋग्वेदे पुरोहित कस्य संज्ञा अस्ति। ऋग्वेद में पुरोहित किसकी संज्ञा है? पुरोहित के रूप में किसको कहा गया है? तो पुरोहित के रूप में कहा गया है अग्निदेव को। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अग्नि। 98वां प्रश्न है विष्णु सूक्ते किम छंदः प्रयुक्तः। विष्णु सूक्त जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है, उसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो उसमें हुआ है त्रिष्टुप छंद। 99वां प्रश्न है ऋग्वेदे प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तम किम। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त कौन सा है? तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 100वां प्रश्न है वरुण सूक्ते जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, उसमें छंदः वर्तते। कौन सा छंद है? वरुण सूक्त में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो वरुण सूक्त में गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। 101वां प्रश्न है ऋग्वेदे नैतिक अध्यक्ष रूपेण को देवः श्रेष्ठो वर्तते। ऋग्वेद में नैतिक अध्यक्ष के रूप में किस देव को श्रेष्ठ बताया गया है? नैतिक अध्यक्ष के रूप में कौन से देव को माना गया है? तो वो हो जाएगा वरुण देव। ऑप्शन नंबर 1। 102वां प्रश्न है त्रेधा विचक्रमाणः उरुगायः कः देवः अस्ति। त्रेधा
विचक्रमाण और उरुगाय, ये कौन से देव हैं इस प्रकार के स्वरूप वाले? ये हैं विष्णुदेव। 103वां प्रश्न है, ईशोपनिषद कस्य वेदस्य अंतिमो अध्यायः? ईशोपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है? तो ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, उसका 40वां अध्याय है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यजुर्वेदस्य। 104वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृतेः आचारा अध्यायः कति प्रकरणेषु विभक्तः अस्ति? याज्ञवल्क्य स्मृति का आचार अध्याय जो कि दूसरा अध्याय है वो कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो वो है 13 प्रकरणों में विभक्त। 105वां प्रश्न है, महाभारतस्य चतुर्थ पर्वणः नाम किम? महाभारत के चतुर्थ पर्व का क्या नाम है? तो आदि सभा वन विराट। क्या हो जाएगा चौथा पर्व? चौथा पर्व हो जाएगा विराट पर्व। 106वां प्रश्न है, नैषधीय चरितस्य नायिका का? नैषधीय चरित की नायिका कौन है? तो नैषधीय चरित की नायिका है दमयंती। 107वां प्रश्न है, सुबंधोः वासवदत्तायाः नायकः कः? सुबंधों की वासवदत्ता के नायक कौन है? तो वासवदत्ता के नायक हैं कंदर्प केतु। 108वां प्रश्न है, मेघदूत काव्ये प्रयुक्तस्य छंदसः नाम वर्तते? मेघदूत काव्य में प्रयुक्त छंद का क्या नाम है? तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। 109वां प्रश्न है, भवभूति रचितस्य प्रकरण नाट्यस्य नाम किम? भवभूति के द्वारा रचित प्रकरण नाट्य का क्या नाम है? तो भवभूति के द्वारा कौन सा प्रकरण नाटक रचा गया है? वो है मालती माधवम। 110वां प्रश्न है, जयपुर वैभवम काव्यम केन विरचितम? जयपुर वैभवम गीत गोविंदम ये सारे काव्य किसके द्वारा रचे गए हैं? ये रचे गए हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा। 111वां प्रश्न है, मासेन भगवद गीता अधीता अत्र रेखांकिते पदे तृतीया विभक्ते कारकम सूत्रम अस्ति? इसमें तृतीया विभक्ति का विधान करने वाला कारक सूत्र कौन सा है? तो पिछले प्रश्न पत्र में जो 2015 का स्पेशल एजुकेशन का हमने प्रश्न पत्र देखा था उसमें भी इस सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो काल अध्वनवाची शब्दों के योग में विभिन्न विभक्तियां प्रयुक्त होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कारक प्रकरण का। तो इसके विषय में हमने अध्ययन किया है, सेकंड ग्रेड वाली प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा कारक के वीडियोस से। और संस्कृत व्याकरण एक प्लेलिस्ट है जिसमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने कारक का अध्ययन किया है। तो उसमें भी हमने विस्तृत रूप से बात की है कि काल और अध्वनवाची, काल और मार्गवाची जो शब्द होते हैं इनके योग में 3 विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं, द्वितीय, तृतीय और षष्ठी। तो कहाँ पर द्वितीय, कहाँ पर तृतीय और कहाँ पर पंचमी होती है, ये अंतर आप उस वीडियो से देख सकते हैं जो कि आपको संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट में मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मासेन भगवद गीता अधीता, ये जो कालवाची शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला कारक सूत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपवर्गे तृतीया, अर्थात जहां पर फल प्राप्ति भी हो जाए, अपवर्ग प्राप्ति भी हो जाए, वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 112वां प्रश्न है, ग्रामे वृक्षस्य अधः स्थितः रामः देवदत्ताय शतम धारयति, उपर्युक्त वाक्ये उत्तम ऋणः अस्ति। उपर्युक्त वाक्य में उत्तम ऋण कौन सा है? देखिए अब जबरदस्ती इस वाक्य को लंबा कर दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। उत्तम ऋण का तात्पर्य ये है कि जहां पर कोई ऋण दिया जाए तो उनमें जो ऋण देने वाला होता है वो उत्तम ऋण होता है और उत्तम ऋण में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप चतुर्थी का पद देखकर ही इसमें समझ सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर उत्तम ऋण है। तो यहाँ पर देवदत्ताय में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है तो उत्तम ऋण हो जाएगा यहाँ पर देवदत्तः। 113वां प्रश्न है, जनि कर्तुः प्रकृति सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। जनि कर्तु प्रकृति सूत्र के अनुसार क्या वाक्य रचना होगी? तो इसके अनुसार हो जाएगी ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। जनि कर्तु प्रकृति में जहां से जो जनक होता है, जो प्रकृति होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अपादान होता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होती है प्रजायन्ते। तो ब्रह्म शब्द में पंचमी का प्रयोग होकर ये वाक्य यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सह मंदिरम आगत्य पुस्तकम पठित्वा तंडुलान ओदनम पचति इत्यत्र वाक्ये अकथितम कर्म अस्ति। इसमें अकथित कर्म कौन से
पद में प्रयुक्त हुआ है। तो सह मंदिरम आगत्य, मंदिरम, ओदनम, तंडुलान, पुस्तकम। तो कौन सा यहाँ पर अकथित कर्म है? यहाँ पर अकथित कर्म जो है वो हो जाएगा तंडुलान। चावलों से भात पकाता है। तो अपादान आदि अविवक्षित होने के कारण जो तंडुलान पद है इसमें अकथितम कर्म से कर्म संज्ञा होकर फिर यहाँ पर द्वितीया हुई है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अतिरिक्त ये जो मंदिरम, पुस्तकम पद है इनमें और ओदनम पद है, इनमें किस सूत्र से द्वितीया हुई है, किससे कर्म संज्ञा का विधान हुआ है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगला प्रश्न है अर्थ परिवर्तनस्य दिशः सन्ति। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाएं? भाषा विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न है। तो भाषा विज्ञान का अध्ययन भी हम चैनल पर कर चुके हैं, उसके वीडियो आपको भाषा विज्ञान की प्लेलिस्ट से मिलेंगे या फिर फर्स्ट ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ऐड कर दिए गए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं होती हैं? अर्थ परिवर्तन की दिशाएं होती हैं 3। तिस्रः 116वां प्रश्न है अयोगात्मक भाषायाः उत्तम उदाहरणम अस्ति। अयोगात्मक भाषा का उत्तम उदाहरण है, और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है फर्स्ट ग्रेड में, जहां पर कि भाषा विज्ञान आपके सिलेबस में है, तो आपको याद रखना है। अयोगात्मक भाषा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है चीनी भाषा। 117वां प्रश्न है तर्क भाषानुसारेण परार्थानुमाने हेतु कति रूपोपपन्नः भवति। तर्क भाषानुसार के अनुसार परार्थानुमान जो होता है, परार्थानुमान में हेतु कति रूपोपपन्नः भवति, हेतु कितने रूपों में उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पंच रूपोपपन्नः, ऑप्शन नंबर 2। 118वां प्रश्न है सांख्य कारिकायाम कति तत्वानि निरूपितानि। सांख्य कारिका में कितने तत्व बताए गए हैं? तो सांख्य कारिका के अनुसार 25 तत्वों का निरूपण किया गया है। 119वां प्रश्न है ध्वन्यालोक मते ध्वने निराकरणम कृतम। ध्वन्यालोक के मत में ध्वनि का निराकरण किया गया है, किसके द्वारा? अभाववादी भी, अनिर्वचनीयतावादी भी, भाक्तवादी भी और उपर्युक्त सर्वै। तो यहां पर हो जाएगा उपर्युक्त सर्वै। देखिए ये जो सारे विषय हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, इसके अतिरिक्त और भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन भी हमने चैनल पर किया है। काव्य प्रकाश नामक एक प्लेलिस्ट है जिसमें से आप ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण इत्यादि के विषय में पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 120वां प्रश्न है काव्य प्रकाशस्य चतुर्थे उल्लासे मुख्य रूपेण वर्णनम अस्ति। काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो ध्वनि तत्व का वर्णन चतुर्थ उल्लास में किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 121वां प्रश्न है मनोविज्ञानम व्यवहार विज्ञानम अस्ति इति कथनम कस्य अस्ति। फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी जो है वो ये फर्स्ट सब्जेक्ट के पेपर के साथ ही पूछी जाती है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है ई वॉटसन के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 122वां प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि शब्दस्य सर्वप्रथम प्रयोगः। किसके द्वारा कहाँ पर किया गया संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग? तो 1990 में अमेरिकायाम, 1990 में अमेरिका में सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया। 123वां प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्य उपरि निर्भरा अस्ति। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर होती है? तो ये हो जाएगा शिक्षक के ऊपर। 124वां प्रश्न है टोली शिक्षणस्य सर्वप्रथम प्रयोगः कुत्र अभवत्। टोली शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया अमेरिकायाम, ऑप्शन नंबर 3। 125वां प्रश्न है बुद्धि अवधानस्य शक्ति मन्यते इति कथनम कस्य अस्ति। बुद्धि अवधान की शक्ति होती है, ग्रहण करने की शक्ति होती है, मानी जाती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्टाउट का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 126वां प्रश्न है विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघस्य स्थापना कदा अभवत्। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? तो ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। 127वां प्रश्न है शिक्षकस्य आत्मविश्वासस्य
छात्राणाम उपरि कः प्रभावः भवति, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव होता है। सः प्रसन्नः भवति, तस्मिन् साहसस्य एवं कार्यकरणस्य इच्छाशक्तिः जागृता भवति, तस्मै स्ववातावरणस्य ज्ञानं भवति, तस्मिन् सहानुभूतिः आगच्छति। तो क्या सर्वाधिक उपयुक्त क्या प्रभाव होता है। तस्मिन् साहसस्य एवं कार्यकरणस्य इच्छाशक्तिः जागृता भवति। जो बालक होता है उसमें भी साहस आ जाता है और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 128वां प्रश्न है, संवेगात्मक विकासे कस्याम अवस्थायां तीव्र परिवर्तनम भवति। संवेगात्मक विकास की किस अवस्था में सबसे तीव्र परिवर्तन होते हैं। तो सबसे तीव्र परिवर्तन होते हैं किशोरावस्थायाम, किशोरावस्था में। 129वां प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद इति सिद्धांतः केन प्रतिपादितः। मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ये सिद्धांत है फ्रायड महोदय का। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 130वां प्रश्न है, पर्सनालिटी एंड द कल्चरल पैटर्न नामकम पुस्तकम कः अलिखत। पर्सनालिटी एंड द कल्चरल पैटर्न पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी गई है प्लांट के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 131वां प्रश्न है, ब्लूमः कस्य शिक्षण आव्यूहस्य विकासम अकरोत्। ब्लूम ने किस शिक्षण आव्यूह का विकास किया। तो ब्लूम के द्वारा स्वामित्व अधिगम आव्यूहस्य आव्यूह का विकास किया गया, स्वामित्व अधिगम का। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 132वां प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमानस्य प्रतिपादकः कः अस्ति। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट ग्लेसर। 133वां प्रश्न है, स्वतः अनुदेशनात्मक यंत्रस्य उदाहरणम अस्ति। स्वतः अनुदेशनात्मक यंत्र का उदाहरण है दूरदर्शनम, चलचित्रम, रेडियो यंत्रम, उपर्युक्त सर्वम। तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्तम सर्वम, ऑप्शन नंबर 4। 134वां प्रश्न है, फ्रायड कस्य सिद्धांतस्य प्रतिपादनम अकरोत्। फ्रायड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मनोविश्लेषणवादस्य, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फ्रायड। 135वां प्रश्न है, अधिगमः कथ्यते। अधिगम कहा जाता है परिपक्वता द्वारा व्यवहारे परिवर्तनम, व्यवहारे प्रत्येकम परिवर्तनम, अनुभवै एवं प्रशिक्षणेन व्यवहारे परिवर्तनम, उपर्युक्तानि सर्वाणि। तो अधिगम क्या होता है, सभी होते हैं। परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा प्रत्येक परिवर्तन, व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन, ये सभी अधिगम कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 136वां प्रश्न है, समायोजनम दूषितम भवति। समायोजन दूषित होता है किसके द्वारा। कुंठया, संघर्षेण, उपर्युक्त द्वाभ्याम अपि और धनेन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त द्वाभ्याम अपि। कुंठा के द्वारा और संघर्ष के द्वारा समायोजन दूषित होता है। 137वां प्रश्न है, बुद्धि द्विकारक सिद्धांतः कस्य अस्ति। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसका है। तो द्विकारक सिद्धांत दिया गया है स्पीयरमैन के द्वारा। 138वां प्रश्न है, बहुमाध्यम केंद्रस्य अन्यम नाम अस्ति। बहुमाध्यम केंद्र का अन्य नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम स्रोत केंद्रम, पाठ्य सामग्री केंद्रम, अनुदेशात्मक सामग्री केंद्रम, उपर्युक्त सर्वम। तो उपर्युक्त सर्वम इसमें सही हो जाएगा। 139वां प्रश्न है, शिक्षण व्यवहारे उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया अस्ति इति कस्य कथनम। शिक्षण व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है स्कीनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। 140वां प्रश्न है, किशोरावस्था सह समयः अस्ति यस्मिन् विचारशीलः व्यक्तिः बाल्यावस्थातः परिपक्वतां प्रति संक्रमणं करोति इति कस्य कथनम अस्ति। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की प्रति संक्रमण करता है। तो ये किसका कथन है, किसके द्वारा कहा गया है। जर्शील्ड के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 141वां प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल द्वारा गठित समिति द्वारा NCF रूपरेखाया गठनम कदा अभवत।
प्रोफेसर यशपाल के द्वारा गठित समिति के द्वारा जो एनसीएफ रूपरेखा दी गई वो कब दी गई? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2005 में। हम पढ़ते भी हैं एनसीएफ 2005, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 142वां प्रश्न है, किशोरावस्था समाजसेवायाः आदर्शाणां निर्माणं करोति इति कस्य कथनम् अस्ति? किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्श का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है रॉस महोदय का। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। 143वां प्रश्न है, किशोरावस्था कथ्यते, किशोरावस्था कही जाती है, स्वर्ण कालः, आदर्श कालः, मिथ्या परिपक्वता कालः, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कालः। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कालः। 144वां प्रश्न है, पुनर्बलनस्य प्रकारः सन्ति कति? पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं? तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, बाह्य पुनर्बलन और आंतरिक पुनर्बलन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 145वां प्रश्न है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है इति कस्य कथनम? ये किसका कथन है? किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? तो ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। 146वां प्रश्न है, सूचना संप्रेषणस्य संदर्भे उपर्युक्तः विकल्पः कः अस्ति? सूचना संप्रेषण के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त विकल्प है सबसे अधिक? हिंदी वर्णमालायाः अक्षराणि प्रेषितुं शक्यन्ते, अंकानि प्रेषितुं शक्यन्ते, शब्दा संख्या च प्रेषितुं शक्यन्ते, विशेष चिह्नानि तथा उपरोक्तानि सर्वाणि प्रेषितुं शक्यन्ते। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 147वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली अवयवानां आंतरिकं संचालनं भवति। कंप्यूटर प्रणाली के अवयवों का आंतरिक संचालन होता है किसके द्वारा? कूट अनुदेशन द्वारा। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 148वां प्रश्न है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगमः। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम किसके द्वारा हो सकता है? सीडी डीवीडी द्वारा प्राप्यते, इंटरनेट द्वारा प्राप्यते, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्यते, एतैः सर्वैः संभाव्यते। तो इन सभी के द्वारा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 149वां प्रश्न है, आईसीटी शिक्षणे उपयोगः नियंत्रितः न भवति। आईसीटी शिक्षण में उपयोग नियंत्रित नहीं होता है, परीक्षा पद्धति द्वारा, तकनीकी कारणों के द्वारा, मनोदशा के द्वारा, आर्थिक कारणों के द्वारा। तो क्या यहाँ पर सही होगा? परीक्षा पद्धति द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। और अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन में संगणके पुस्तकानि संग्रहीतानि भवन्ति, संगणकस्य रैमसु शिक्षणः अनुदेशः स्थितः भवति, विषय शिक्षणस्य क्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचाल्यते, कंप्यूटर मेमोरी इत्यस्मिन् पाठयोजनायाः छायाचित्राणि भवन्ति। तो क्या होगा? कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो अनुदेशन होता है उसमें विषय शिक्षणस्य क्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा संचाल्यन्ते। विषय शिक्षण की जो क्रिया होती है वो कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा संचालित होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से ही 150 प्रश्न हैं जिसको कि हमने देखा है। इनके जो उत्तर हैं वो आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से ही मैंने आपको बताए हैं। तो आप इस प्रश्न पत्र का या बाकी जो भी प्रश्न पत्र चैनल पर उपलब्ध हैं संस्कृत से संबंधित, उनको देखते रहिए, समय समय पर उनको पढ़ते रहिए, क्योंकि एक तो इससे आपका रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। दूसरा, किस तरीके के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, इसका आपको आइडिया होगा। तो इसीलिए मैंने आरपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी श्रृंखला प्रारंभ की है। वीक में 2-3 वीडियो इससे संबंधित अपलोड किए जाते रहे हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर नाम की एक प्लेलिस्ट है जिससे आप देख सकते हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ प्रश्न पत्र देख रहे हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको क्या समझ आया इतने सारे प्रश्न पत्रों को देखने से। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। आज की वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक अवश्य कर दें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट करें। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई शंका है तो कमेंट करें। मैं
यथासंभव उनका समाधान करने का प्रयास करूंगी। अपने मित्रों के साथ भी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने किसी कारणवश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।